आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट विथ कुशवाहा सर पे। देखिए, कुछ समय से आपको क्लास नहीं मिल रही होगी। इसका एक कारण है, जैसे ही हम रक्षाबंधन में घर आए उसी समय क्या हो गया, तो नखवाल और का कार्यक्रम था, मेरे दियाद में ही था, जिसके कारण से 3 दिन तक हम इधर बिजी रह गए, तो आपका क्लास नहीं हो पाया। समझ गए? तो इसके लिए हम तो चाह रहे थे कि किसी तरह क्लास ले लें, पर कभी समय नहीं मिल पा रहा था। और आपका जो लाइव क्लास था सुबह शाम, उस टाइम में हम रहते थे बिजी, कहीं मार्केट का काम, कभी कुछ, तो इसी कारण से क्लास नहीं ले पाए थे। अब फ्री हो चुके हैं, तो आज से आपका क्लास प्रतिदिन लाइव तो नहीं पर रिकॉर्डेड अभी कुछ समय तक मिल सकता है, या अगर हमको नेटवर्क संबंधित समस्या नहीं होगी तो लाइव भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बिहार एसएससी का जो हमने सीरीज शुरू किया है, उसी क्रम में कुछ जो प्रश्न है अब 2013 के बिहार एसएससी में पूछा गया, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, नगर कोझिकोड कहलाता था तंजोर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट। नगर कोझिकोड किसको कहा जाता था? तो ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि पहले एकदम आसान प्रश्न पूछा जाता था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया गया। तो हम 2013 से लेकर के आगे बढ़ेंगे, उस क्रम में देखते जाएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसे कैसे बढ़ा है। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका आया, नगर कोझिकोड कालीकट को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो कालीकट। आप जानते थे कालीकट सबसे पहले जो वास्को डिगामा पहुंचते हैं, बंदरगाह पर पहुंचते हैं, वास्को डिगामा कालीकट पे ही पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कालीकट बंदरगाह पे। ये 1498 ईस्वी में सबसे पहले पहुंचते हैं। उसी को क्या कहा जाता था? नगर कोझिकोड भी कहा जाता था। चलिए, ये बात आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से? आनंद मठ, गोदान, गोरा या देवदास। आखिर किस उपन्यास से राष्ट्रीय गीत लिया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय गीत जो है ना, यह आनंद मठ से लिया गया है, जो कि पुस्तक लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है ना। और ये जो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था, ये भी प्रश्न एक बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। कब गाया जाता है राष्ट्रीय गीत सबसे पहले? 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का जो 1896 में कोलकाता अधिवेशन होता है, उसी में सबसे पहले गाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। और भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष रहते हैं 1896, रहीमतुल्लाह सयानी। कौन रहते हैं? रहीमत रहीमत रहीमतुल्लाह सयानी। तो ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? बी आर अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो क्या क्वेश्चन है? विजय घाट। तो आप सभी जवाब दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारा प्रश्न जो है ना समाधि स्थल से पूछा जाता है, जैसे महात्मा गांधी का कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू का कौन सा है, चौधरी चरण सिंह का, जगजीवन राम का, राजीव गांधी का। तो आपको लगभग सभी का याद रखना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विजय घाट पूछा गया, तो विजय घाट हो जाएगा किसका? लाल बहादुर शास्त्री का, है ना। अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये हो जाएगा इसका चैत्रा भूमि। क्या हो जाता है? भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि हो जाता है। आपको हर एक प्रश्न का जवाब आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, इंदिरा गांधी का हो जाता है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल शक्ति स्थल किसका हो जाता है? इंदिरा गांधी का। फिर यहाँ राजीव गांधी आपको दिखाई दे रहा है, राजीव गांधी का क्या हो जाएगा? तो राजीव गांधी का हो जाता है वीर भूमि, है ना। फिर इसी प्रकार अगर विजय घाट आपने देख ही लिया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया। महात्मा गांधी का क्या हो जाता है? राजघाट हो जाता है। फिर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो किसान घाट हो जाता है। जगजीवन राम की बात करें तो उसका क्या हो जाता है? समता स्थल हो जाता है। यहाँ शक्ति स्थल इंदिरा गांधी और समता स्थल जगजीवन राम। फिर महाप्रयाण घाट हो जाता है किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाता है महाप्रयाण घाट। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो है, हाल ही में उसका नाम क्या कर दिया गया है? सदैव अटल कर दिया गया है। तो एकदम पूरा सब याद रखना चाहिए। एक और होता है जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, उसका क्या होता है? शांति वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष में चुने गए थे? पहली बार जब
वह कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं तो वह कौन से ईस्वी में, 1929, 1939, 1949 या 1959। तो आप सभी जानते होंगे कि पहली बार जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो 1929 का वह ईस्वी होता है, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? लाहौर में। लाहौर में, एक सेकेंड अच्छा से थोड़ा सा लिख देते हैं, 1929 लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस समय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। क्या रखा जाता है? पूर्ण स्वराज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा जाता है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है ना। ये पहली बार क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। देखिए तो पहले जो है जब आप प्राचीन समय की बात करें तो उस समय में क्वेश्चन प्राचीन समय प्राचीन समय नहीं कर सकते हम लोग, मतलब जब 2013 और की बात करें तो उस टाइम में बिहार एसएससी का प्रश्न जो हुआ करता था एकदम आसान आसान प्रश्न। देखिए ना क्वेश्चन आप देखिएगा तो लेवल पता चलते जाएगा। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दुर्गाबाई है, पद्मिनी है, अहिल्याबाई है, लक्ष्मीबाई है। तो हम लोग झांसी की रानी को क्या कहते हैं? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर पर जानी जाती है। और वैसे लक्ष्मीबाई का अगर मूल नाम आपसे पूछा जाए, है कि नहीं दोस्तों, मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं मूवी आया हुआ है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो कि कंगना रनावत के द्वारा इसमें भूमिका निभाई गई है लक्ष्मीबाई की। और लक्ष्मीबाई का जो जन्म होता है वह कहाँ होता है? वाराणसी में। वाराणसी कितना अच्छा और खूबसूरत शहर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो वाराणसी में इनका जन्म होता है। और लक्ष्मीबाई का जो विवाह होता है गंगाधर राव से। किससे विवाह होता है इसका? गंगाधर राव से। मात्र 14 वर्ष की आयु में इसका विवाह होता है गंगाधर राव से, लक्ष्मीबाई का विवाह, ठीक ना। तो इसको जो है ना झांसी को अगर अंग्रेज अपने आधिपत्य में लेते हैं तो कब लेते हैं? 1853 ईस्वी का लॉर्ड डलहौजी जो रहते हैं उस समय में, वही क्या करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लेते हैं। चलिए तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन तो आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया कब? 1920, 30, 40 या 10? आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई वह असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है उसी के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है आपको 1919 में, है ना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है और उसी के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या होती है? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद घटना क्या घट जाती है? 5 फरवरी 1922 को। ये भी आपको एकदम इम्पोर्टेंट सब प्रश्न सब होता है, याद रखना। 5 फरवरी 1922 को क्या होती है? 5 फरवरी 1922 के उत्तर प्रदेश में है चोरी चौरा का स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो उसमें क्या होता है, 22 पुलिसकर्मियों को क्या करते हैं, रात को जा करके ये सब आग लगा देते हैं। तो उससे 22 पुलिसकर्मी की जो है एकदम दुखद मौत हो जाती है। आग लगाने पर तो मौत हो गई है। तो इस प्रकार से इसकी कड़ी निंदा करते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा कड़ी निंदा करने के बाद इसको क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है ना। कब बंद कर दिया जाता है? जस्ट 1 सप्ताह बाद। 5 फरवरी को ये घटना होती है और 7 फरवरी 7, 5, 12 फरवरी को इनको बंद कर दिया जाता है। तो ये बात आपको डेट याद रखना है, कब बंद किया जाता है? 12 फरवरी को। हम आपको बहुत बार ये सब प्रश्न का आपको उत्तर बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है आइसो नॉर्मल, आइसोबाथ, आइसोबार या आइसोहाइट्स। समान दाब यानी प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। हाइट तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, हाइट हो जाता है वर्षा। समान वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? मिलाने वाले रेखा को कहते हैं हाइट। समान वर्षा वाले, वर्षा समान होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? समान दाब। थर्मल में भी तो टेम्परेचर वाला, ताप वाला स्थान को मिलाया है। यहाँ पूछा जा रहा है समान दाब वाली, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइसोबार। समान दाब का क्या हो जाता है? आइसोथर्म तो समान तापमान हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोबार। समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न हम लोग के साथ
देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा गया है उस समय में। मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के बीच सीमा बनाती है, तो आप लोग बताइए, तो भारत और किस देश के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है? तो सीमा से संबंधित जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल, नेपाल के साथ अगर बात करें तो ये तो चलने वाला नहीं। नेपाल और भारत के साथ में तो हम लोग का सीमा का कोई नाम ही नहीं, एकदम चलते हैं आराम से, कोई झंझट है नहीं। पाकिस्तान के साथ झंझट है, तो इसीलिए इसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ साहब जो है ये आपको क्या करते हैं? भारत और पाकिस्तान का विभाजन करते हैं, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। ठीक, अब श्रीलंका यहाँ पे आ गया। तो आप सभी जानते हैं भारत और श्रीलंका भी जाने के लिए हम लोग पम्बन ब्रिज से आराम से चल जाते हैं, तो इसके बीच में कोई रेखा वाली बात है नहीं। तो चीन और भारत के बीच में क्या हो जाएगा? है, अगर आप देखिएगा, ये क्या हो रहा है, कहाँ था प्रश्न? ये रहा। तो मैकमोहन रेखा की बात हो रही थी ना, तो मैकमोहन रेखा आप हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में है। किसके? भारत यहाँ है, ये है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा है, तो मैग्नेट रेखा हो जाता है। फिर रूस और फिनलैंड के बीच कभी कभी पूछा जाता है, तो मैनरहीम रेखा हो जाता है रूस फिनलैंड के बीच। और यूएसए और कनाडा के बीच अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सीमा है, तो यूएसए कनाडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, 49वीं समांतर रेखा है, 49वीं समांतर रेखा है। तो इस प्रकार का प्रश्न सब एग्जाम में पूछा जाता है, एक दो प्रश्न, एक प्रश्न तो लगभग पूछा ही जाता है, इसलिए याद रखना चाहिए। हो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो सब प्रश्न को तो याद रखना ही पड़ेगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और इस नदी के बीच स्थित है। और तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है किस किस नदी के बीच स्थित है? नर्मदा ताप्ती, चंबल ताप्ती, बेतवा ताप्ती, गंगा ताप्ती, आखिर कौन कौन? तो आप सभी इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से दे सकते हैं कमेंट में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आप लोग जानते हैं है किस राज्य में? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये आपको मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है यह आपको ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई। किससे? ज्वालामुखी। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, उसका नाम क्या है? धूपगढ़ी। सब लोग जानते होंगे इस प्रश्न का, ये धूपगढ़ी है, ठीक है ना, जो कि आपको महादेव पर्वत पर स्थित है। क्या नाम है? महादेव पर्वत पर स्थित है, महादेव पर्वत, है ना। और ये सतपुड़ा आपको नर्मदा और ताप्ती नदी, इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। तो इसमें होता है क्या? नर्मदा जो है वह अमरकंटक, और नर्मदा अमरकंटक की मैकाली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। नर्मदा नदी पे क्या होता है? नर्मदा नदी पे हो जाता है अमरकंटक, और यहाँ ताप्ती नदी पे हो गया इधर धूपगढ़ी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 885 मीटर, 8850 मीटर, 88, इतना तो होने वाला है नहीं, तो 8850 मीटर क्या हम लोग उत्तर कर सकते हैं? पहले तो 1848, 8848, 8848 पॉइंट कुछ 86 मीटर करके आता है, तो 8850 हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि प्रति वर्ष जो है ना लगभग 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। तो अभी का जो वर्तमान समय है 8850 मीटर होना चाहिए। देखिए कुछ कुछ होता है क्या, माउंट एवरेस्ट को बहुत सारे जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि नेपाल में ही ले लीजिए, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? हम लोग ना माउंट एवरेस्ट करें, लेकिन नेपाल की बात करें तो ये लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा क्या कहते हैं? ये लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेपाल में। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। तलचर कोयले की खानें क्या है? ऑप्शन बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। तलचर जो है कोयले की खान है। तलचर क्या है? कोयले की खान है। किस जगह पे है? तो बहुत सारे कोयला के खान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना ही पड़ता है। देखिए तलचर की बात हो रही है तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो उड़ीसा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तलचर जो कोयले की खान है कहाँ है? उड़ीसा है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है जैसे कि सिहंभूम झारखंड में है, झारखंड में है कोयला का खान एक, है ना। फिर आपको
लखीमपुर जो कि असम में है। इसी प्रकार बहुत सारा कोयला के खान के बारे में पूछा जाता है, तो आपको अलग अलग प्रश्न को याद रखना चाहिए, इस सब प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। उस उपग्रह प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया है कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। अच्छा, हाँ चलिए बताइए, उस प्रथम उपग्रह का नाम बता दीजिए। देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर है ना, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रश्न यहाँ पे आ गया है, तो यहीं तक आपका केपलर 16b यहाँ तक है, और ये प्रश्न है आपको अगला क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, कितना नंबर प्रश्न था जी, 15 नंबर 16 नंबर के आसपास होगा। सबसे विशालतम, हाँ ये देखिए केपलर वाला है ना प्रश्न। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोजा किया कि वहाँ क्या होता है, वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। अब तो आप बताइए 2 बार सूर्योदय होता है, 2 सूर्योदय की बात हो रही है, तो 2 बार सूर्योदय होती है किस ग्रह पे, तो केपलर 16b, इसका नाम क्या है, केपलर 16b। यह पहला ग्रह है जहाँ पर 2 बार सूर्योदय हुआ करता है, ठीक ना। तो इस प्रश्न को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है। तो संथाल जाति के बारे में पूछा जा रहा है, जनजाति है, ठीक है ना। तो जनजाति जो है संथाल किस राज्य में नहीं रहती, असम, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए, आसान प्रश्न है, किस राज्य में नहीं रहती है। हाँ वो केपलर 16b है ना, जो अभी कुछ देर पहले आप देखें यहाँ पे है ना केपलर 16b, ये एकदम शनि ग्रह के ही जैसा है, ठीक ना, केपलर 16b। तो इसीलिए आप लोग घबराने नहीं लगिएगा प्रश्न देख करके, कैप्टन ये है कौन सा सर। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। असम में जो है संथाल जनजाति के बारे में आप जानते हैं, नहीं देखते होंगे। ये झारखंड आपको दिखता होगा संथाल, उड़ीसा दिखता होगा, पश्चिम बंगाल दिखता होगा, लेकिन असम आपको जनजाति संथाल इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। आप लोग बताइए, जो भारत में विशालतम समुद्र तट है, केरल में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है या पश्चिम बंगाल में। आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं इसका, कि भारत में जो विशालतम समुद्र तट है किस जगह पे है, केरल, गोवा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो हम सभी जानते हैं भारत में जो विशालतम समुद्र तट है वह चेन्नई है। तो चेन्नई का जो विशालतम समुद्र तट है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो इस हिसाब से उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तब चेंज हो जाता है, लेकिन समुद्र तट पूछा जा रहा विशालतम, ठीक है। तटरेखा पूछा जाता, समुद्र तट जो मरीना बीच जानते हैं ना, कहाँ है मरीना बीच, सब लोग जानते होंगे। मेरीना बीच जो है, मेरीना बीच चेन्नई में है, यही क्या है, यही विशालतम समुद्र तट है, हैं? तो इसके बारे में तो सब जानते होंगे। और ऐसी जगह पे पूछा जाए समुद्र तट में, विशालतम समुद्र तट के जगह पे पूछ दिया जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, और तटरेखा सबसे लंबी किसका है, तटरेखा हो जाता है लंबी गुजरात का। ये भी प्रश्न आपसे बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं जो झारखंड के उत्तर में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। झारखंड में के उत्तर में स्थित होने की बात कर रही है। तो झारखंड हम लोग जानते हैं कि बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। तो बिहार से जस्ट इधर दक्षिण साइड में क्या है, झारखंड है। तो उस हिसाब से हम ही हो गए ऊपर में, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य, हमारा ही राज्य बिहार हो जाता है स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है अगला प्रश्न। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है एन्नोर, तूतीकोरिन, कांदला या विशाखापत्तनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। तो सबसे अंदर की बात करें भूमि द्वारा, तो विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है,
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इसी को कहा जाता है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा, इसीलिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर कहा जाए बंदरगाह। और बंदरगाह तो आप लोग जानते होंगे किसको कहा जाता है, बंदरगाह किसको कहा जाता है, जिस जगह पे क्या होते हैं पोत और वगैरह रुकती है, जलपोत वगैरह, तो बंदरगाह उसको कही जाती है। तो विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन, ठीक ना। और आप जानते हैं मुंबई में जो एक बंदरगाह है उसका क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू या नहवा सोहवा बंदरगाह कहते हैं मुंबई में, ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। और ये एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर भी कहाँ है, एन्नोर कांडला तो आपका हो जाता है, ये गुजरात में हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, कांडला कहाँ हो जाता है, ये हो जाता है गुजरात में ना, कांडला हो जाता है गुजरात में। और ये जो है तूतीकोरिन हो जाता है तमिलनाडु में, और एन्नोर भी कहाँ हो जाता है, तमिलनाडु में ही हो जाता है, तूतीकोरिन एन्नोर भी तमिलनाडु में, ये दोनों के दोनों हो जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कौन सा, कि इसी में पूछा जाता है कृत्रिम या प्राकृतिक बंदरगाह। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह, तो कृत्रिम बंदरगाह आपसे अगर पूछा जाए तब आपका हो जाता है कृत्रिम, जो कि हम लोग के द्वारा बनाया गया है। तो कृत्रिम बंदरगाह अगर पूछा जाए या प्राचीन बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो तब हो जाता है आंसर चेन्नई, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। और कृत्रिम की जगह अगर प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए, प्राकृतिक बंदरगाह, तब उत्तर क्या हो जाता है आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, प्राकृतिक बंदरगाह, आप ही लोग से प्रश्न है, आप लोग बोल दीजिए। कृत्रिम हमने बता दिया, प्राकृतिक बंदरगाह आपको बताना है, ठीक है। चलिए, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है, 1, 2, 3 या 7। दिल्ली से कोलकाता को जो जोड़ी जाती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, इसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बताइए। तो एकदम NH2 जो है ये आपको दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, ठीक है ना। वैसे भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह तो आपका हो जाता है क्या, राजमार्ग पूछा जा रहा है तो NH44 हो जाता है ना। और सबसे छोटा 47 ये हो जाता है, जो कि मात्र 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो NH44, यह याद रख लीजिएगा, लिख देते हैं, सबसे लंबा हो जाता है, ठीक है ना, सबसे लंबा। अगर आपको सबसे छोटा पूछा जाए तो NH47A, ये नाम याद रखिएगा, ये मात्र 6 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये जो है लगभग 3750 किलोमीटर के आसपास में है। इसी में NH1 फिर पूछा जाता है, NH1 जो कि दिल्ली भारत पाकिस्तान की सीमा तक जाती है। NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ी जाती है। NH3 आगरा से बम्बई को जोड़ी जाती है। और NH4 जो है बम्बई से कहाँ जोड़ी जाती है, चेन्नई को नीचे तरफ। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है या गुजरात है। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य, तो हम सभी जानते हैं केसर जो है एकदम जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही उत्तर है। केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर को ही माना जाता है। पंजाब के बारे में कहिएगा तो वो गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है पंजाब, है कि नहीं। और केरल के बारे में अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इलायची मसाला वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, इलायची, क्यों। तो इस प्रकार प्रश्न सबको आप अगर ऑप्शन देखते हैं ना तो उससे भी दिमाग लगाइए कि किस जगह से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब बताइए कि रबी की फसल की जो कटाई है कौन से मौसम में होती है, मार्च में हो जाती है, सितंबर में होती है, जून में होती है या जनवरी में होती है। तो हम आपको बता चुके हैं इससे पहले, आगे जो मचे ऑन सन मसराओ, तो अक्टूबर नवंबर सन मसुराओ, तो मार्च अप्रैल में क्या होता है, अक्टूबर ऑन मसुराओ, मार्च, और कब काट लिया जाता है, मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। रबी की फसल जो है मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर अभी
अक्टूबर नवंबर में जब ठंडा का मौसम आता है उस टाइम में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसको फिर काट लेते हैं कब, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है कौन सा, इसको, टिस्को, वीएसपी या डोल्भी। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, आप नाम से ही आप देखते हैं, पहचान जाइएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। टिस्को हो जाता है जो कहाँ स्थित है, टिस्को की स्थापना की जाती है। ये टिस्को की स्थापना कब होती है, 1907 ईस्वी में होती है और ये होती है कहाँ पर, बिहार इस्पात संयंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। टिस्को को ही जाना जाता है बिहार इस्पात संयंत्र से। लेकिन ये तो टिस्को की बात सही है, बिहार में स्थित अभी कह दिए, लेकिन फिलहाल अभी के समय की बात करें, 2000 के बाद की बात करें तो 2000 बाद के बाद ये टिस्को अभी जो है झारखंड में, कहाँ है, अभी वर्तमान समय में यह झारखंड राज्य में है। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन से तो आप उत्तर कर लिए, पर वर्तमान समय की अगर आप के बात करें तो ये क्या हो जाता है, टिस्को अभी वर्तमान समय में झारखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र। बिहार है, मुंबई है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या लगता है आपको। नरोरा, तो नरोरा बहुत सारा आपको परमाणु संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि केगा कहाँ पे है, कौडनकुलम कहाँ है, काकरापारा कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, कलपक्कम किस जगह पे है। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। बिहार में नरोरा जो है किस जगह, बिहार में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय संयंत्र के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा है, भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा है, नाभिकीय संयंत्र कौन सा है, संयंत्र कौन सा है, तो आपको एकदम याद रखना है कौन सा, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में है भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। और ये कर्नाटक जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो कर्नाटक में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है, केगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। नरोरा तो आप देखिए लिए कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मुंबई की बात करें तो अभी तारापुर महाराष्ट्र में देखें, वहाँ चलने वाला है नाभिकीय संयंत्र के। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बिहार है, तो बिहार की अगर बात करें, बिहार में कौन सा इस्पात संयंत्र है, अभी जस्ट आपने देखा बिहार के बारे में, इस्पात संयंत्र कौन सा है, इस्पात संयंत्र है, लेकिन यहाँ नाभिकीय केंद्र है, ये नहीं है। कुछ और पूछा जाता है कि रावत भाटा कहाँ पर है, ये बहुत पूछा जाता है। रावत भाटा ये आपको राजस्थान में है ना, रावत भाटा। ठीक है। अगर आपसे कलपक्कम पूछा जाए या कुडनकुलम, ये हो जाता है तमिलनाडु में हो जाता है। फिर पूछा जाता है काकरापारा पूछा जाता होगा, तो काकरापारा हो जाता है गुजरात में। तो ये सभी एकदम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। जल्दी से बता दीजिए तो आप लोग, गर्मी भी बहुत लग रहा है ना। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो हम सभी जानते हैं ये जो एंथ्रासाइट कोयले हैं इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में कार्बन एंथ्रासाइट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा उत्तम कोटि का अगर कोई कोयला है, कार्बन है, तो कार्बन अच्छा पाया जाएगा तो कोयला एकदम बढ़िया होगा। तो उत्तम कोटि का अगर पूछा जाए तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, जिसमें कि कार्बन की मात्रा लगभग आपको 94 से लेकर के 98% के बीच में पाई जाती है। ठीक है, 94 से। और सबसे जो बेकार क्वालिटी का हो जाता है यह पीट हो जाता है। पीट में क्या होता है, पीट कोयला, पीटवा जो होता है, इसमें 45 से 50 या 52% के आसपास आपको पाई जाती है। ठीक है ना। लिग्नाइट भी 60 से 70% के बीच में लिग्नाइट में पाई जाती है आपको कार्बन की मात्रा 60 से 70%। और अब रह के गया बिटुमिनस, इसमें 80 के आसपास पाई जाती है। तो 78-82 के आसपास बीच में 5 8 4 हाँ 78 कहिए ना, 80 के आसपास बिटुमिनस में पाई जाती है, 80% के आसपास रेंज में ही दिया रहता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। तो अभी 25 क्वेश्चन ही करना है, जिसमें कि हम लोग 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। नदियों द्वारा मिट्टी जमाव क्या कहलाता है।
एलुवियल कहलाता है, काला कहलाता है, लाल कहलाता है या लेटेराइट कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमा है वह एलुवियल कहलाता है। एलुवियल क्या कहते हैं? एलुवियल उस मिट्टी को कहते हैं जो क्या होता है, बहते हुए जल के द्वारा कहीं पर लाया जाता है। तो नदी क्या होता है? बहते हुआ रहता है ना नदी। तो नदी तो बहते हुए जल को लेकर के तो अनियंत ला करके कहीं भी क्या होता है, जहाँ तहाँ ला करके जमा कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एलुवियल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद क्या कहलाती है? देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा जाता था पहले। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, कांग्रेस राष्ट्रीय जन कांग्रेस या डाइट? तो आप तो देख ही लिए होंगे कि अभी जो इतना प्रश्न किए हैं उसमें कितना कितना इजी प्रश्न सब था। तो कुछ जैसे कि रूस का कोर्टेस हो जाता है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाता है, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली हो जाता है, अमेरिका का क्या हो जाता है? कांग्रेस हो जाता है, फिर अफगानिस्तान का शोरा हो जाता है, ईरान का मजलिस हो जाता है, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ये हो जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन का, और यहाँ कांग्रेस जो दिख रहा है, कांग्रेस हो जाता है अमेरिका का संसद का नाम। ठीक है ना, हमारे भारतीय संसद तो संसद ही कहलाती है ना। तो इसी प्रकार अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस पूछा गया है, तो इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। डाइट लेकिन जापान को कहा जाता है, जापान के कांग्रेस को संसद को कहते हैं कांग्रेस को। जापान के संसद को क्या कहते हैं? डाइट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न जानते थे तो आपको बताते चलते हैं, जो जो हमको जानकारी है जितना उतना बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। कब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे? 84, 64, 74 या 54? चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू के जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1947 से लेकर के, ये 1947 ईस्वी से लेकर के कब तक रहते हैं? 1947 से 1964 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल। फिर 1964 के बाद 1964 से 66 जब तक की कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो होता है शिमला सम्मेलन वगैरह होता है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में होता है। तो 1947 से 64 जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हैं, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को यहीं पर रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक कर दीजिए बढ़िया से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या आप हमको सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, चाहे जिस सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, लिंक आप देख लीजिएगा। जहां आप हमको से संपर्क करना चाहते हैं संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग फिर से दूसरे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।